नमस्कार। आज हम भारत और जापान के बीच एक काफी अहम घटनाक्रम पर बात करने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल। 29 अगस्त को दोनों देशों के प्रधानमंत्री एक नई पहल, आर्थिक सुरक्षा सहयोग पहल यानी ESCI, इस पर सहमत होने वाले हैं। इकोनॉमिक सिक्योरिटी कोऑपरेशन इनिशिएटिव। हाँ, और ये कोई ऐसा वैसा व्यापार समझौता नहीं लग रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जो 2014 में उनकी विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी बनी थी ना, हाँ, उसको और गहरा करने जैसा है ये। अच्छा, एक नया लेवल। अच्छा, तो चलिए आज इसी पहल को थोड़ा गहराई से समझते हैं। ये है क्या असल में, भारत के लिए इसके क्या मायने हैं, और ये भी कि दुनिया भर के निवेशकों को इससे क्या संकेत मिल रहे हैं। हाँ बिल्कुल। देखिए, इसकी बात शुरू हुई थी अगस्त 2024 में नई दिल्ली में। अच्छा, वो जो 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक हुई थी। हाँ, वही। और फिर पहली जो औपचारिक बातचीत हुई वो नवंबर 2024 में टोक्यो में हुई थी। ओके, तो इसका जो मूल उद्देश्य है वो है आर्थिक सुरक्षा नीतियां, सप्लाई चेन का लचीलापन और जो महत्वपूर्ण और उभरती हुई टेक्नोलॉजीज हैं जैसे सेमीकंडक्टर, AI, ग्रीन टेक्नोलॉजी, महत्वपूर्ण खनिज। हाँ, ये सब आजकल बहुत चर्चा में है। बिल्कुल। तो इन सब में द्विपक्षीय सहयोग का एक ढांचा, एक फ्रेमवर्क तैयार करना है। ठीक है। दोनों देश ये मानते हैं कि भाई अपने आर्थिक हितों की रक्षा करनी है और इन खास क्षेत्रों में मजबूत सप्लाई चेन और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। तो साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। हाँ, निकट सहयोग बहुत जरूरी है, ऐसा दोनों मानते हैं। वैसे जापान तो पहले से ही भारत में बड़ा निवेशक रहा है, मेरे ख्याल से 5वां सबसे बड़ा। हाँ बिल्कुल, 5वां सबसे बड़ा निवेशक। और 2000 से 2024 के बीच देखें तो करीब 43 अरब डॉलर से ज्यादा का FDI आ चुका है। ये तो काफी बड़ी रकम है। और अब जो नई घोषणा हुई है वो और भी बड़ी है। हाँ, मैंने भी पढ़ा अगले 5 साल में 5 ट्रिलियन येन। हाँ, 5 ट्रिलियन येन यानी करीब करीब 37 अरब डॉलर। और वाह, ये तो भारत की मेक इन इंडिया पहल के लिए एक जबरदस्त बूस्ट होगा। बिल्कुल, बहुत बड़ा बूस्ट। और सोचिए, पहले से ही लगभग 1455 जापानी कंपनियां यहाँ काम कर रही हैं। अच्छा, कहाँ पर? भारत के 8 राज्यों में करीब 11 इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स हैं जहां ये कंपनियां मौजूद हैं। अच्छा खासा नेटवर्क है मतलब। हाँ, और देखिए, ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ये महत्वपूर्ण है। इसमें शामिल है जापान की उन्नत तकनीक तक भारत की पहुंच। जैसे सेमीकंडक्टर हो गया, ग्रीन एनर्जी है, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, ये सब। अच्छा, सेमीकंडक्टर वाला समझौता तो शायद पिछले साल हुआ था, जुलाई 2023 में। हाँ, बिल्कुल सही, जुलाई 2023 में। उसमें डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च सब शामिल है। वो बहुत अहम है। और साथ में वो जो SCRI है, सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव। हाँ, जिसमें भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया है। बिल्कुल, वो भी इसी दिशा में एक कदम है। मतलब सप्लाई चेन को फैलाना, किसी एक पर निर्भरता कम करना। और बड़े प्रोजेक्ट्स की बात करें तो जाहिर है मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल का नाम आता है। हाँ, वो तो सबसे बड़ा उदाहरण है शायद। करीब 15 अरब डॉलर का प्रोजेक्ट। और दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, DMIC। हाँ, DMIC भी। ये बहुत बड़े पैमाने के प्रोजेक्ट्स हैं। और शहरों में देखें तो दिल्ली, अहमदाबाद, बैंगलोर, चेन्नई, इन सब के मेट्रो सिस्टम में भी जापानी मदद काफी अहम रही है। सही है। तो ये तो वो प्रोजेक्ट्स हैं जो दिखते हैं, लेकिन इसके पीछे एक रणनीतिक सोच भी है। अच्छा, वो क्या है? देखिए, ये पहल भारत को मदद करती है अपनी आर्थिक साझेदारियों को पारंपरिक सहयोगियों से आगे बढ़ाने में, विविधता लाने में। मतलब सिर्फ कुछ ही देशों पर निर्भर न रहना। बिल्कुल, और महत्वपूर्ण खनिजों में सहयोग वो भी बहुत अहम है। हाँ, क्रिटिकल मिनरल्स, आजकल ये शब्द बहुत सुनने को मिलता है। हाँ, क्योंकि सबको अपनी सप्लाई चेन सुरक्षित करनी है। भारत का भी जनवरी 2025 में NCMM आया, नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन। और जापान का? जापान का फरवरी 2025 में 7वां स्ट्रेटेजिक एनर्जी प्लान SEP। दोनों का फोकस यही है। अच्छा। फिर 2022 की भारत जापान स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी CEP, वो भी है। क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप। हाँ, ये भारत के जो रिन्यूएबल एनर्जी के लक्ष्य हैं, खासकर हाइड्रोजन, अमोनिया जैसे नए क्षेत्रों में, उसमें मदद करेगी। और एक और चीज थी शायद, वो करेंसी स्वैप अग्रीमेंट। हाँ, 75 अरब डॉलर का द्विपक्षीय मुद्रा स्वैप समझौता। ये भारत को एक तरह की वित्तीय स्थिरता देता है, बैकअप जैसा। तो ये सब मिलकर एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं। हाँ, और ये भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को जापान के फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक FOIP विजन के साथ भी जोड़ता है। अच्छा, वो कैसे? खासकर दिसंबर 2017 में जो भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम बना था, उसका फोकस पूर्वोत्तर भारत का विकास है।
तो ये पहल उसको भी बल देगी। समझ गई। तो अब आते हैं वैश्विक निवेशकों पर। उनके लिए इसका क्या मतलब है, ये सब जो हो रहा है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जब जापान जैसी एक तकनीकी महाशक्ति भारत के साथ इतनी गहरी साझेदारी करती है, हाँ, तो इससे भारत के कारोबारी माहौल और रेगुलेटरी सिस्टम पर भरोसा बढ़ता है, क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। मतलब एक तरह का सर्टिफिकेशन मिल जाता है। हाँ, आप कह सकती हैं। ये दिखाता है कि भारत अब हाईटेक निवेश और उन्नत विनिर्माण के लिए सीरियस है और तैयार है। तो निवेशकों के लिए ये एक ग्रीन सिग्नल जैसा हुआ। हाँ, बिल्कुल। ये संकेत है कि भारत वैश्विक सप्लाई चेन में एक भरोसेमंद, एक स्थिर प्लेयर बनने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है। और भारत का अपना बड़ा बाजार भी तो है। बिल्कुल। निवेशकों को भारत के विशाल घरेलू बाजार तक सीधी पहुंच मिलती है। 1.4 अरब लोग। हाँ, ये तो है। और जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं जैसे DMIC वगैरह, वो भविष्य में वर्ल्ड क्लास व्यापारिक सुविधाओं का वादा करते हैं। और एक और बात, ये साझेदारी दो बड़े लोकतंत्रों के बीच है। सही। तो ये स्थिरता, कानून का शासन, साझा मूल्य, इन सब का संदेश देती है। और ये चीजें लॉन्ग टर्म निवेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। हाँ, निवेशक स्थिरता चाहते हैं। बिल्कुल। और अंत में जो ग्रीन एनर्जी पर फोकस है, वो आजकल के वैश्विक ESG ट्रेंड्स के भी अनुरूप है। एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस। हाँ, ये आजकल बहुत मायने रखता है। तो अगर हम संक्षिप्त में कहें तो ये सिर्फ एक और ट्रेड डील नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक रणनीतिक आर्थिक गठबंधन है जिसका फोकस आर्थिक सुरक्षा, भविष्य की तकनीक और मजबूत सप्लाई चेन पर है। सही कहा। और ये वाकई भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। हाँ, लगता तो है। बिल्कुल। और अंत में श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। देखिए, अभी तो सारा ध्यान आर्थिक सहयोग पर है, पर ये जो गहरा रणनीतिक आर्थिक एकीकरण हो रहा है, ये आने वाले दशक में हिंद प्रशांत क्षेत्र के जो भू राजनीतिक समीकरण है, जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस, उनको किस तरह से नया रूप दे सकता है। ये वाकई सोचने वाली बात है। हाँ, इस पर विचार करना दिलचस्प